studied what is communication. We have studied the process of communication, types of communication, and what mediums or channels that are very specifically told here, that what they are good channels and क्यों वहाँ पर सही channels हैं, वो अच्छे channels हैं, इफेक्टिव क्यों है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई है ऑलरेडी. एंड आफ्टर दैट पब्लिक स्पीकिंग भी आपको ब्रीफली समझा दिया गया है. व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक स्पीकिंग, what are the type of public speaking, and also a few tips that you have to follow while you are giving or while you are providing any doing any public speaking. ठीक है. तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आपका ये आता है कि सबसे पहले जो बेसिक पब्लिक स्पीकिंग होता है हमारा, द थिंग दैट यू कैन से कि पब्लिक स्पीकिंग में हर लोग ये चीज जरूर करते हैं, दैट इज योर स्पीच. आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पीच जरूर देना होता है. ठीक है. एक बेसिक फॉर्मेट होता है और स्पीच जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्पीच इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रिपेयर करने का टाइम दिया जाता है. ठीक है. आपको स्पीच प्रिपेयर करने का टाइम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन गिवन अ टॉपिक वन डे, नेक्स्ट डे you have to write the topic, then you have to speak in front of, you have to practice speaking. ठीक है. अपने से बोलने की कोशिश करनी है होती है, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे कहीं. तो this whole process makes it the most effective because you have very well prepared to go on the stage. ठीक है. Now यहाँ पर ये जो फॉर्मेट, अगर हम स्पीच यहाँ पर सीखते हैं कैसे डिलीवर करना है, कैसे लिखना है, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि स्पीच आपके लिए एज अ स्पीकर बहुत अच्छा है क्योंकि आप प्रिपेयर करके प्रेजेंट करते हैं. सेकेंड थिंग, आपकी ऑडियंस के लिए भी अच्छा है क्योंकि स्पीच जो होती है वो बहुत लोग एक तरह से आप कह सकते हैं कि जज करने के लिए, ठीक है, टू जज व्हाट इफेक्ट योर पब्लिक स्पीकिंग हैव, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जज करने के लिए स्पीच एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है सोचना है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और इनको अच्छे से हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. अगर कोई गलती हुई देन अगेन यू विल प्रिपेयर ऑन स्पेसिफिकेशन. जानना बहुत जरूरी होता है किस चीज में गलती हो रही है, आपके वर्बल में गलती हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गलती हो रही है, ये चीज आपको स्पेसिफाई अगर आप कर लेते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to distinguish between them and to work on specific things that will improve your communication skill. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग का टाइप, स्पीच का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. ब्लैंक स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं लिखूंगी. डोंट वरी अबाउट बीइंग नॉट एबल टू सी एनीथिंग. यस. तो फर्स्ट थिंग, आपका जो स्पीच रहता है, स्पीच आप देते क्यों है, व्हाई डू यू गिव स्पीच. कैन यू आंसर समबडी. कोई आंसर कर सकता है इसका. व्हाई डू यू गिव स्पीच. मैम, interact with each other. To interact with each other. Okay. Anybody else. Present our view. Yes, present our view. Anybody else. And to give information also, ma'am. Yes. तो बेसिकली हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का तीन वेरिएशन था, वो तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया. क्या क्या डिस्कस कर लिया. हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं. हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके करते क्या है, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं. व्हेन यू आर टेलिंग समवन अबाउट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटिंग समवन. तो हमने इन्फ्लुएंस करना है. अगर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऑलवेज टू इन्फॉर्म हमारा ये मोटिव रहता ही है पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज्यादा. तो पब्लिक स्पीकिंग का सेकेंड मोटिव, दैट इज योर इन्फॉर्मेशन देने का, वो भी आप स्पीच से कर सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग, योर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस. ये इंटरेक्शन किस लिए होता है, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द लिसनर. यानी कि ये तीन बेसिक रीजन जिसकी वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं वो हमारी स्पीच में बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाती है. अंडरस्टूड. दैट इज व्हाई speech is you can say the basic thing that is related to your public speaking. पब्लिक स्पीकिंग का कोई भी अगर नाम लेता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में स्पीच ही आती है. एंड दैट इज द रीजन बिकॉज हियर वी कैन फुलफिल ऑल थ्री मोटोज और ऑल थ्री इंटेंशंस फॉर प्रोवाइडिंग अ पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है. ऑल राइट. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड टू आस्क दैट. ठीक है. अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड टेल यू द फॉर्मेट. यहाँ पे फॉर्मेट, आपका बेसिक फॉर्मेट जो होता है पब्लिक स्पीच का,
बेसिक फॉर्मेट हमने बचपन में भी पढ़ाया होगा आपको, दैट इज योर टाइटल। ठीक है, टाइटल रहता है आपको। ठीक है, टाइटल आपका जो रहता है, टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपको टॉपिक जो दिया गया है, ठीक है, वो आपको ऊपर नहीं लिखना है, वो आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो टाइटल इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन, सॉरी, somebody is in the waiting room, give me a minute for them to admit. Yes, self introduction। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप करते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जो 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को या फिर रिपब्लिक डे को आपका जो स्पीच रहता है, वो स्पीच में सबसे पहले क्या करते हैं, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप जो पर्सन पब्लिक जो स्पीच दे रहा है वो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को? एंड यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड, अगर आपने ये चीज सुनी होगी कहीं और, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा बाद में आता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या आ सकता है आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। बच्चे माइक म्यूट करके रखे सब कोई, क्लास डिस्टर्ब नहीं करे। इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, दैट कैन बी योर, ये इंटरचेंजेबल है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्पीच यू आर राइटिंग एंड हाउ इंटरैक्टिव यू वांट टू मेक इट। तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में होता है। और इफ यू वांट टू राइट अ बिगर पैराग्राफ, और आप या फिर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या फिर टॉपिक के इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड हो सकता है। दैट is only happens when your speech is around half an hour or 15 minutes। इतना लंबा होता है स्पीच, तब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन में पूरा 2 पैराग्राफ ले सकते हैं। अदरवाइज व्हेन योर जब आपके पास 4 मिनट से कम समय हो या 5 मिनट से कम समय हो, उस दौरान आप जब यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग स्पीच दे रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कंक्लूड ओनली 1 पैराग्राफ। इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर पहला पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू हियर। यस, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखते हैं, योर फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। ओनली व्हेन योर स्पीच इज शॉर्ट। ठीक है, अगर लॉन्ग है तो आप 2 पैराग्राफ इसको डिवाइड कर सकते हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन में अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, लाइफ में आगे जाके आपको कहीं स्पीच देना हो, तो आपके बारे में खुद को बताने के लिए जब बहुत कुछ हो जाए कि आपने यहाँ जॉब किया, ये चीज आपने फाइंड आउट किया, ये चीज आपने अपने लाइफ में सक्सीड किया, इन सब चीजों में, तो ऑल दोस थिंग्स कंटेन, यू कैन लाइक डिस्टिंग्विश इट इनटू अ सिंगुलर पैराग्राफ। एक अकेला का पैराग्राफ वो बना सकता है। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक का इंटरचेंजेबल कब होता है ये मैं बताती हूँ। कई बार कुछ लोग जो होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए या फिर लोगों को बहुत ज्यादा अटेंटिव बनाने के लिए, ब्रेकिंग द आइस। आइस ब्रेकर का नाम सुना है? आइस ब्रेकर जो होता है, आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है? आइस ब्रेकर का मतलब होता है जब आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन अचानक से, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत में ही ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में ही ग्रैब कर लेते हैं। आइस ब्रेकर्स जो होते हैं, आइस ब्रेकर्स आपके स्टेटमेंट हो सकता है, आइस ब्रेकर आपका एक्टिविटी हो सकता है, आइस ब्रेकर आपका यू कैन से आइस ब्रेकर आपका यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी अपने स्पीकर को, सॉरी लिसनर्स को, तो यहाँ पर ये आइस ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि जो, जैसे आप स्टेज पे गए, तो जब आप स्टेज पे जा रहे हो तो बहुत कम लोग, आप देखते हो कि बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं आपकी बात पर शुरुआत में। तो अचानक से ग्रैब करने का अटेंशन मतलब पूरा का पूरा ऑडियंस जो है वो आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। ये चीज कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ऑडियंस की तरफ से कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आइस ब्रेकर्स यूज किए जाते हैं। आइस ब्रेकर्स में आपका स्टोरी आ सकता है, आइस ब्रेकर में आपका एक्टिविटी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स जब सेमिनार्स हुआ करते थे फेस टू फेस, सेमिनार्स में क्या हुआ करता था, इफ यू सेमिनार्स में यहाँ पर सारे ही जो पार्टिसिपेंट हैं
उसमें एक्टिविटीज अगर आपको कराना है तो एक दूसरे से इंटरेक्शन होना जरूरी है मेंबर्स का। तो आइस ब्रेकर का बहुत ही एक बेसिक एक्टिविटी हुआ करता था ये सेमिनार्स के दौरान। अभी भी अगर सेमिनार्स हो रहे हैं तो ये बेसिक एक्टिविटी आप करा सकते हैं। उसमें क्या करा सकते हैं, दैट यू कैन टेल कि आपके जो लेफ्ट, जैसे आप राउंड टेबल्स पे बैठे हैं, ठीक है, आप राउंड टेबल्स पे बैठे हैं, 4-5 लोग हैं, 5 हम मान लेते हैं, 5 लोग हैं वहाँ राउंड टेबल्स पे, 6-7 टेबल्स हैं, उनमें 5-5 लोग बैठे हुए हैं। तो व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पर एज अ स्पीकर क्या बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू, who will be sitting around you for the duration of this seminar। इस सेमिनार के ड्यूरेशन में जो आपके पास हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो what all things that you have to do here, यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको इंटरेक्शन करने के लिए उनको अलाउ करना होता है कि वो आपस में बात करें। कैसे बात करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी गपशप कर रहे हैं, नहीं, आपको यहाँ पर बोलना है स्पेसिफिक, आपको यहाँ पर उनको बताना है कि आपको क्या करना है। उस पर्सन को जो आपके पास बैठे हुए हैं उनको बताना है कि उनको क्या करना है। करना क्या है, यू हैव टू टेल देम कि आप अपने साइड जो पर्सन बैठा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो पर्सन बैठा है, उसके बारे में 5 चीजें आप जाने। यानी कि लेफ्ट साइड पर्सन को आपको 5 चीजें बतानी है, आपको अपने लेफ्ट साइड वाले को 5 चीजें बतानी है, एंड सेम यू हैव टू डू विद द राइट साइड पीपल ऑल्सो। तो इमीडिएट वैसिनिटी में जो आपके हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो इमीडिएट आपके नेबर्स हैं, वो आपके बारे में जान जाएंगे और आप उनके बारे में जान जाएंगे, एंड यही जो सर्कल है ये चलेगा इसी तरह। तो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटीज, दैट आइस ब्रेकर एक्टिविटी दैट इज डन इन द सेमिनार। अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच के दौरान आपके आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं, आप मान लीजिए न्यूज में कुछ ऐसा बात बताया गया जो हो सकता है कि बहुत सारी ऑडियंस नहीं सुन पाई हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें पास ऑन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट ब्रेक्स एन आइस। उनका अटेंशन जो है अचानक से वहां पर आ जाता है स्पीकर की तरफ कि अरे ये न्यूज हमने सुनी ही नहीं, ऐसा सच में हुआ, इज इट रियली हैपन। तो ये सारी चीज जो है ये आइस ब्रेकर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। सेकेंड थिंग, आप स्टोरी बता सकते हैं। स्टोरीज हमेशा बहुत ही ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज, नो मैटर हाउ शॉर्ट इट इज, इफ इट इज इंटरेस्टिंग यू विल हैव द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। तो आइस ब्रेकर में आप स्टोरीज हमेशा यूज कर सकते हैं। ट्राई टू ऑलवेज यूज द शॉर्ट वर्जन, हमेशा शॉर्ट वर्जन यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक ही पैराग्राफ मिलता है। So you don't want to waste all your time introducing your topic and you have to discuss that topic also. तो इसीलिए आप जितना शॉर्ट वर्जन हो सके उतना शॉर्ट वर्जन आप स्टोरी का यूज करेंगे। Not more than 2 minutes should be wasted in the introduction of your topic. Even if you are delivering 1 hour speech or half an hour speech, still introducing the topic should take a maximum of 5 minutes. ठीक है, उससे ज्यादा आप करेंगे तो आपकी ऑडियंस अटेंशन लूज करने लगेगी। तो 5 मिनट या 2 मिनट में, अगर लंबा स्पीच है तो 5 मिनट, अगर छोटा स्पीच है तो 2 मिनट में आपको आइस ब्रेक करना है थ्रू अ स्टोरी, ठीक है। स्टोरी कैसी होनी चाहिए, आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है, आप अपने बारे में बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रोवाइडिंग योर सक्सेस स्टोरी टू समवन, आप अपना सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं, उस दौरान आप यहाँ पर कोई एक मोमेंट उठाकर, कोई एक ऐसा हार्डेस्ट मोमेंट जो आपने लाइफ में फील किया हो, उस मोमेंट को उठाकर वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉन थ्रू दिस इन माई लाइफ एंड इफ यू वर मी व्हाट वुड यू हैव डन। अगर ये चीज आपके साथ होती तो आप क्या करते। क्वेश्चन उठा, रियल लाइफ क्वेश्चन, रियल लाइफ सिनेरियो देकर क्वेश्चन बताइए उनको। इससे क्या होगा कि ऑडियंस जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी, कि सोचते हैं कि अगर ये सिचुएशन में हम रहते तो हम क्या करते, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर आइस ब्रेकर। और ये इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक और इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टॉपिक के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इज नॉट योरसेल्फ, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं या फिर सेल्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बता रहे हैं, अगर आप किसी और चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपका जो स्टोरी रहेगा वो स्टोरी आपके, या फिर जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, हु आर यू, व्हाट डू यू डू, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन क्या होगा, आपका नाम, आपका बैच, आपका ईयर, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन राइट नाउ। नेक्स्ट थिंग, यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक।
टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए सिमिलरली ये सारी चीजें जो आइस ब्रेकर्स में मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. You can introduce the topic also if you are only giving the information. अगर आप सिर्फ informative type of public speaking कर रहे हैं या informative speech दे रहे हैं, in that duration you will have to give the definition of the topic. For example, अगर आप यहाँ पर demonetization के बारे में बता रहे हैं तो demonetization का definition आप बता सकते हैं. For example, if you are telling about the working of a motor, तो आप मोटर का डेफिनेशन बता सकते हैं या फिर जो भी थ्योरी वहां पर यूज हो रहा है उस थ्योरी को इस साइंटिस्ट के नेम के साथ वहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट दिस पर्सन हैज इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी दिस मोटर जनरेटर वर्क्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी. तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करेंगे व्हेन यू आर गिविंग द इंफॉर्मेटिव स्पीच. अगर इंफॉर्मेटिव नहीं है, पर्सुएसिव है या फिर आपका किसी भी और टाइप का पब्लिक स्पीकिंग है, यू विल not use the definition. Try to not use the definition. क्योंकि अगर definition बताते हो that means वो information में आ जाता है. तो वो आप body part में रखिए ताकि डाटा आपका एक ही साथ collectively present हो. तो next portion आपका आता है that is your body. ठीक है. I hope you are able to understand. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो you can go ahead and ask me. बॉडी ऑफ द स्पीच जो होता है इसमें आपके सारे डाटा प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ऑल द डाटा दैट यू वांट टू गिव, ऑल द डाटा दैट यू वांट टू प्रोवाइड योर ऑडियंस विद. ठीक है, सॉरी. तो ये चीजें जो रहती हैं ये चीजें आपके हमेशा बॉडी पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं. बॉडी पार्ट में आपका जितना भी डाटा होता है, जितना भी वेरिएशन लाना चाहते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है, रिसर्च किया है, उन सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पर बॉडी पार्ट में बताते हैं. ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रिसर्च. आपने जो भी रिसर्च किया है उस पे जितना भी डाटा इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप बॉडी पार्ट में ही रखेंगे, इसके अलावा और कुछ में भी नहीं डालेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन किस किस कंट्री में हुआ है, कब कब हुआ है, ये सारे आपका डाटा है. ठीक है, तो इस चीज के लिए आप यहाँ पर इसमें इंक्लूड करेंगे. बॉडी पार्ट के लिए आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गैदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. यू कैन इंक्लूड ऑल दी डाटा. व्हाट टाइप ऑफ डाटा? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग अ स्पीच फॉर द पीपल टू टेल कि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं गवर्नमेंट को एज वेल एज द पब्लिक पीपल, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल. तो ये जो पर्टिकुलर थिंग है इसका डाटा क्या रहेगा कि those in this particular year these many people did not vote. In this particular year these many people did not vote. और अगर वोट नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, कोई पार्टी जीत गई जिसको नहीं जीतना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ जो भी आप बताना चाहते हैं, वट एवर थिंग्स दैट यू वांट टू टेल, आप उस चीज को लेकर साथ में यू कैन फॉर्म दी बॉडी पार्ट. ठीक है, बॉडी पार्ट में सिर्फ आपका डाटा ही रहेगा जो भी डाटा आपने गैदर किया है. Second point that you have to remember about the body of the speech, it should be as short as you can keep it. ठीक है, यानी कि इसको आपको क्या करना है, जितना शॉर्ट आप रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर डाटा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 20 साल 50 साल का एक एक डाटा सुनाने लगे. ठीक है, 50 साल पुराना पूरा डाटा सुनाने लगोगे तो आधा घंटा उसी में चला जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्रेस इट. ठीक है, आपको उसको कंप्रेस करना है. कंप्रेस करके क्या करोगे, 50 साल में से एक एक साल. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 10-10 एक एक डिकेड में से. ठीक है, एक एक डिकेड यानी कि 10-10 साल में आप डिवाइड कर दीजिए. आपके पास 5 डाटा आ गए, उस 5 डाटा को लेकर आप एक फॉर्मेट कर सकते हैं पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को आप बॉडी ऑफ द स्पीच में डाल देंगे. दैट इज इनफ. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाटएवर वे यू वांट टू चूज टू कम्युनिकेट. बट यहाँ पर आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू आस्क. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लास्ट
is your, I believe कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पर अगर नहीं पता then it is all right. I'm here to tell you. Last in your speech is your conclusion. ठीक है, ये तीसरा पैराग्राफ कह सकते हैं या फिर चौथा पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्पीच यू आर राइटिंग. कंक्लूजन में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन में जो आप फील कर रहे हैं वो चीज आप लिखेंगे. यानी कि आपका अपना ओपिनियन, द कंक्लूजन दैट यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाटा, ये जो बॉडी ऑफ द स्पीच में जो आपने डाटा इंफॉर्मेशन डाला है उसके बेस पे क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, so two things that you have to keep in mind. First, the conclusion. पहले कंक्लूजन जो डाटा से निकला, जो इंफॉर्मेशन डाटा आपने यहाँ पर बॉडी पार्ट में लिखा है उसका कंक्लूजन पहले लिखना है. दैट मीन्स द कंक्लूजन फ्रॉम द रिसर्च. आपका रिसर्च से जो आपने कंक्लूड किया वो कंक्लूजन पहले. सेकेंड पार्ट इज योर ओन कंक्लूजन और योर ओन ओपिनियन. your own conclusion और opinion. ठीक है, आपका अपना ओपिनियन या फिर आपका अपना कंक्लूजन आपको एक लाइन में भी अगर आप ऐड करते हैं दैट इज इनफ, बट एटलीस्ट आपको ऐड करना है. तो ये आपका 3 या 4 पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्पीच यू आर राइटिंग, हाउ लॉन्ग फॉर यू आर राइटिंग. तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार. ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ. ये मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा लंबा लिख नहीं पाएंगे और बोल नहीं पाएंगे. तो वी विल कंक्लूड. मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका स्पीच का मैं ले रही हूँ अभी 4 मिनट. ठीक है, और मिनिमम ले रही हूँ 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट से 4 मिनट के बीच में आपको अपना स्पीच तैयार करना होगा, वट एवर टॉपिक आई विल बी गिविंग यू. ठीक है, so this is your 1 minute. Second paragraph. ठीक है, yes, this is your second paragraph and this is your third paragraph. ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर तैयार. Is there any doubt? Is there any doubt? मैम ये जो लास्ट में लिखे हैं योर ऑन कंक्लूजन. हेलो मैम. हाँ, ये जो हाँ लास्ट में लिखे बच्चे, मैम योर ऑन कंक्लूजन, ये नहीं समझ रहे मैम. आपका अपना कंक्लूजन मतलब आप यहाँ पर अग्री करते हैं इस डाटा का जो कंक्लूजन निकला, यानी कि आपने ये सारा जो डाटा रिसर्च में लिखा. ठीक है, तो उस रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला आप उससे अग्री कर रहे हैं तो आप लिखेंगे दैट आई अग्री, इन माय ओपिनियन आई अग्री विद द कंक्लूजन दैट आई हैव प्रेजेंटेड यू थ्रू द डाटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बॉडी पार्ट. या फिर आप अग्री नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डाटा जो है प्रोवाइडेड उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जिसके बेस आप कह रहे हैं कि ये जो डाटा का, देखो इसमें होता क्या है कि कई बार आपका जो रिसर्च पार्ट होता है ना वो रिसर्च किसी और जगह किया जाता है या किसी और टाइम में किया जाता है. तो उस रिसर्च के बेस आप जो डाटा लिखेंगे जरूरी नहीं है कि आपका अपना ओपिनियन उससे मैच करता है. ठीक है, ये दोनों चीज मैच करे, द कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च एंड द कंक्लूजन ऑफ योर ओन ओपिनियन, ये दोनों चीज मैच करे जरूरी नहीं होता. दैट इज वाई वी इंक्लूड बोथ द थिंग्स. ठीक है, दोनों चीजें आपको इंक्लूड करना जरूरी है. अगर मैच कर रहा है तो यू कैन जस्ट मेंशन इट दैट आई एग्री विद द कंक्लूजन. अगर मैच नहीं कर रहा है देन आपको एक पर्टिकुलर लाइन लिखनी होगी या थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आपकी नजर में क्यों ऐसा होता है कि आपका जो कंक्लूजन है या फिर आपका जो ओपिनियन है वो उससे अग्री आप क्यों नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से यहाँ पर 2 पार्ट इंक्लूडेड होते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am. चलिए, नहीं है क्वेश्चन तो लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर हो गया तैयार. ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू सम टॉपिक्स. ठीक है, लेट मी डू दिस. इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सब कुछ. ठीक है, तो यस बच्चे.
yes, I'm going to provide you with certain topics. ठीक है, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सिंपल है, इंफॉर्मेटिव बहुत लिखना आसान होता है क्योंकि आप उसको अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं उसके चीज को लेकर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर टॉपिक दे रही हूँ। एंड व्हाट इज योर फुल स्ट्रेंथ 444 स्टूडेंट? 444 स्टूडेंट्स, आपका स्ट्रेंथ क्या है पूरा टोटल? 109 मैम, 109। yes. And 445 student, what is your total strength? 48 ma'am. 48. Okay. All right. So let's do one thing. 104 student है तो हम इनको किस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? हम इनको कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? Let's see that. Because अलग अलग टॉपिक रहेगा तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। सबको एक टॉपिक दे दूंगी तब तो बहुत ज्यादा अटेंडेंस है। ठीक है, फिर एक ही टॉपिक को बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार आपका मैसेज जो है वो रिपीट भी होगा। ठीक है, तो 104 अगर है आपका अटेंडेंस, ओके, तो हम इसको 8 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 8 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 13 ग्रुप हो जाएंगी। ठीक है, एंड मुझे यहाँ 13 चाहिए होगा एंड 48 आपका है 444 में, सॉरी 445 में। तो 48 को हम यहाँ पर अगेन 8 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यस, अगेन यहाँ पर हम 8 मेंबर्स के ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं एंड वी विल गेट 6 ग्रुप्स देयर। ओके, तो आई नीड 19 टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ द ग्रुप्स हियर। तो ये चीज मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। लेट मी सी व्हाट ऑल टॉपिक्स दैट यू विल बी एबल टू सी। यहाँ पर ये चीज स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझने के बाद आई विल, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड एन एग्जांपल आल्सो। मैं आपको एक एग्जांपल भी क्लास में शेयर कर दूंगी अभी भी इसी क्लास में। बट बिफोर दैट लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पर हम ग्रुप डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रुप डिवाइड करते हैं 1 2 ओके 1 to 8 हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रॉम फॉर योर बैच 444। ठीक है, 444 के बैच के लिए पहला ग्रुप है रोल नंबर 1 to 8। रोल नंबर 1 to 8 का टॉपिक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दैट इज योर। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। लेट मी राइट दिस। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है रोल नंबर 1 to 8 के लिए। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं डोंट वरी अबाउट दैट, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में भेज दूंगी। दैट दोस स्टूडेंट्स हु आर नॉट कमिंग दे विल बी एबल टू नो व्हाट ग्रुप यू हैव। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप होगा योर 9 to 16। 9 to 16 के लिए टॉपिक मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, दैट इज योर एंड ये टॉपिक बहुत ही इजी हैं, आपके लाइफ से रिलेटेड हैं बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करने में आसानी होगी ये सारी चीजों को लेकर। ठीक है, तो आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं यहाँ पर अपना। तो बेसिकली यू कैन प्रोवाइड योर ओन ओपिनियन अलोंग विद द ओपिनियन और कंक्लूजन फ्रॉम द रिसर्च।
Okay, if you are not able to understand the topic, don't worry. I will explain each and every topic. ठीक है? Next group is your 17 to 25. ठीक है? Yes. Next topic आपका होगा. What will be the topic? Now next group आपका हो गया 26. मैम 24 होगा ना? 24 होगा. No, ma'am, 25. बच्चे कंफ्यूज मत करो. यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी ग्रुप डिवाइड कर रही हूँ मैं इतना लंबा चढ़ा. ठीक है? तो 26 to 33, ma'am. 13. Yes, 33. 33. And your topic would be, yes. Okay. Next will be 34 to how much? 41, ma'am. 41. Okay. So this would be your next topic will be. Forty-two to 49, ma'am. 9. Yes, 49. Okay. Can we include these topics here? अच्छा, these topics तो ये सारे तो topics हैं ही हमारे. ठीक है. ये सारी बेसिक पॉलिश टॉपिक्स हैं जो आपने अगर किया होगा पहले कभी स्पीच तो यू विल नो. 57, ma'am. 56. Okay, 57. मैम 50 होगा ना? 49 तक हो गया ना? 42 to 49. Oh, sorry. Yes. तो 50 होगा ये. 50 होगा तो ये 58 होगा ना. ठीक. Okay, then we can do and one more thing if you like अगर मान लीजिए कि आपके ग्रुप में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो you have an advantage that your points whatever you think you are mentioning would not be counter. मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अकेले बोल रहे हैं या फिर कोई रेगुलर अटेंडेटीज हैं यहाँ पर जो रेगुलरली अटेंड करते हैं आपके ग्रुप में से, यू कैन आल्सो हैव अ डिस्कशन विद देम. आप उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं.
Okay, 76 to how much? 76 to how much? 83. 3, ma'am. Yes, ma'am. Okay. How many more topics can we do? Mm, 84 to how much? 91, ma'am. 91. 91. Okay, अब next ले लेते हैं बगल से, यहीं पर चलता जाएगा. And we have 92 to how much? 99, ma'am. 99. Okay. 92 to 99 you can do. What all topics do we have here? Let me think. Yes, well, we can include the कुछ basic चीजें जो आपको लिखने में आसानी होगी. Next is 100 to 109, right? 107, ma'am. 107 होगा. Yes, ma'am. 108 होगा. 108 होगा ना. एक नहीं, बच्चा छूट जाएगा, उसको इसी ग्रुप में डाल देते हैं. ठीक है. Alright. So your topic can be, yeah, you can include all those things here. That is your Alright, so 444 का ये ग्रुप का हो गया आपका. If you want to distinguish, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो let me explain one by one all the topics here. मैं सारे टॉपिक्स एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. पहला टॉपिक है आपका do exam results alone decide the future of a child. यानी कि आपके जो एग्जाम रिजल्ट्स हैं, the exams that you give here, हमारे सेमेस्टर एंड पे या फिर आपका ईयर एंड पे जो एग्जाम होता है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्या वो रिजल्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है. इट शुड बी अ क्वेश्चन बट यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट है should the break duration be extended in schools. प्लीज 9 to 15 रोल नंबर जिसका है एक्सटेंडेड इन स्कूल्स कर लीजिएगा. इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस बोथ. तो शुड ब्रेक ड्यूरेशन का मतलब कि आपका जो ब्रेक ड्यूरेशन होता है, ठीक है, स्कूल टाइम्स में तो होता ही था, आपका लंच टाइम पीरियड होता था एक. तो उस लंच पीरियड को या उस ब्रेक ड्यूरेशन को एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए. दिस इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट. यानी कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज करता है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी को, वो कितना जल्दी लर्न कर सकता है, कोई चीज कितना जल्दी समझ सकता है, इसकी एबिलिटी को क्या वो इफेक्ट करता है या नहीं करता है. दैट यू हैव टू राइट हियर. इज द यूज ऑफ इंटरनेट गुड और बैड फॉर स्टूडेंट. स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इंटरनेट यूज करना अच्छी बात है या नहीं, ये आपको बताना है.
हाउ टू ओवरकम एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, एंड इट इज नॉट इंटेंशनली, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली होता है, जबरदस्ती नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है कि वो डर के मारे उन लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो उन सभी को एग्जाम फीवर कहते हैं। तो एग्जाम फीवर को कैसे ओवरकम किया जाए, ये आपको यहाँ पर सजेस्ट करना है। इट इज काइंड ऑफ मोटिवेशनल, so you have to influence people, so you have to write something that is you can give them advices how they should deal with the exam fever. Okay, next is pollution. Pollution में देखिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो पॉल्यूशन बहुत ही लार्ज टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है, so you have to decide what all things you want to include in the speech and what all things you have to exclude from the speech, क्योंकि आपके पास डाटा बहुत सारा होगा पोल्यूशन के बेस, आपके पास जितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है उन सभी के ऊपर पूरा का पूरा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज यू नो द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन, ठीक है, आपकी स्पीच के लिए मिनिमम ड्यूरेशन से मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको पता है। स्पीच ड्यूरेशन जो है आपका दैट विल बी फ्रॉम 1 मिनट टू 5 मिनट, यानी कि मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट तक आपका स्पीच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूडेड सेल्फ इंट्रोडक्शन भी मैम उसमें? हाँ, इंक्लूडिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन, ओके मैम। एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द सेल्फ इंट्रोडक्शन टू योर कंक्लूजन, इंक्लूडिंग ये सारा चीज इंक्लूड होना चाहिए, या तो 1 मिनट में या फिर 5 मिनट 4 मिनट, उससे 1 मिनट से कम ड्यूरेशन नहीं लगना चाहिए किसी का, और 5 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रहना चाहिए किसी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन है वो पता चल गया आपको, तो डिपेंडिंग ऑन दैट पॉल्यूशन जिसका भी टॉपिक है यू हैव टू कट डाउन, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो यू हैव टू सी दैट यू डू नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट, 5 मिनट से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं, और 1 मिनट से अंदर भी कंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू मेंशन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ छूट रहा है, इस टाइप का फीलिंग आपके जो ऑडियंस है उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो यू हैव टू इंक्लूड 1 or 2 पॉइंट्स दैट आर मेजरली डिस्कस्ड, जो मेजरली डिस्कस किए जाते हैं, जो पोल्यूशन का नाम सुनते ही जो सबसे पहले दिमाग में आता है, उन सब चीजों के बारे में बात करिए, सो दैट योर ऑडियंस डजंट फील दैट यू हैव नॉट इंक्लूडेड समथिंग हियर। वाटर पोल्यूशन एंड प्लास्टिक का मतलब ये है कि वाटर पोल्यूशन में भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से जो पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन, उसके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वट एवर डाटा यू विल बी गिविंग, वट एवर ओपिनियंस यू विल बी फॉर्मिंग, दैट वुड बी बेस्ड ऑन what plastics do for water pollution, प्लास्टिक का क्या मेजर रोल है वाटर पोल्यूशन में, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज योर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर आपका पता है, यूवी रेज में जितने भी हार्मफुल रेज होते हैं सनलाइट में, उन सभी को बाहर रखने के लिए हमारे एनवायरनमेंट से ओजोन लेयर का यही काम होता है कि वो उन हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो डिप्लीशन का मतलब कि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो हमारा डिप्लीट हो रहा है, यानी कि खराब होते जा रहा है, और जो हार्मफुल रेज हैं वो अंदर आ रही हैं अब, तो उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। हाउ विल रिसाइकलिंग हेल्प अस, यानी कि रिसाइकिल अगर हम करते हैं चीजों को तो ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है और क्या कर सकती हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ डिस्कस करेंगे। आर वी एडिक्टेड टू प्लास्टिक, यानी कि क्या हम एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड का मतलब क्या आपको आदत है, ठीक है, किस चीज की, प्लास्टिक की, ठीक है, क्या हम प्लास्टिक के एडिक्टेड हो गए हैं, हम सभी लोग ह्यूमंस जो हैं, क्या हम प्लास्टिक के एडिक्टेड हो गए हैं, हमें एडिक्शन हो गया है प्लास्टिक का। इसका मतलब कि क्या आप बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं, क्या आप ऐसी चीज है जो बिना प्लास्टिक के मतलब आप रह नहीं सकते, या फिर बिना कोई चीज आप प्लास्टिक के यूज किए कर नहीं सकते, ये चीजें आपको बतानी है यहाँ पर। एंड व्हाट ऑल इफेक्ट इट हैव ऑन आवर लाइफ। व्हाई इज डेवलपिंग कम्युनिकेशन सो इम्पोर्टेंट। इस ग्रुप को आपको बताना है कि कम्युनिकेशन डेवलप करने से, अगर आपका कम्युनिकेशन रियल लाइफ में डेवलप हो रहा है तो उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या डिसएडवांटेज होगा, वो चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे।
नेक्स्ट इज योर माई आइडल। माई आइडल का मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको आप एक पेडेस्टल पे रखते हैं, यानी कि जिसको देख के आपको लगता है कि मुझे उस तरह अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट पाना है, वो सक्सेस उनकी तरह मुझे बनना है। दोज पीपल आर योर आइडल। तो आपके आइडल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, तो आपके आइडल कौन है ये आपको बताना है। दोज पीपल हु इंस्पायर यू। रिमेंबर, किसी का भी आप यहाँ पर नाम लेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए जो कि बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है, आपको क्यों इंस्पायर करते हैं वो लोग, तो इसका एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि जिस वजह से वो पर्सन आपको इंस्पायर करता है, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। उन लोगों का यहाँ पर नाम आपको लिखना है। Climate change and its effect on humans, that is your last topic. Also climate change is a very vast topic, लेकिन इसका humans पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये स्पेसिफिकेशन पे आपको ध्यान देना है। क्लाइमेट चेंज पे ही पूरा ऐसे या पूरा जो स्पीच है वो नहीं लिख देना, इनका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज क्या चीज है, इसको आप इंट्रोडक्शन में ही रखेंगे। बॉडी पार्ट में या फिर बॉडी ऑफ द स्पीच में आप लिखेंगे कि इफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन स्पेस का। ठीक है, एंड कंक्लूडिंग पार्ट जो है आपका, कंक्लूजन जो है, उसमें लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ ह्यूमन। ठीक है, हमारे हाथ में क्या है इस चीज को रोकने के लिए। अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ मैम क्लाइमेट पर चेंज क्या मैम? मैम क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज चेंज क्लाइमेट चेंज क्या? का मतलब होता है आपका जो वेदर है, जैसे यहाँ पर आपका जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है, यानी कि ठंड जो है वो ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, बारिश बिना सीजन के हो जा रही है। ये सारी चीजें आपके क्लाइमेट चेंजेस में आती हैं। मैम यस बच्चे। जैसे कि मैम क्लाइमेट चेंज में तो पहले क्लाइमेट के बारे में बताना पड़ेगा मैम, क्लाइमेट है क्या, फिर उसके बाद जो चेंजेस रहता है जो ह्यूमन नहीं नहीं, पे इफेक्ट होता है वो सब क्लाइमेट के बताना। बारे में नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाइए। उतना डिटेल में जाएंगे तो आपके ओके पास ओके यहाँ पर रहेगा बहुत कुछ बताने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बेसिक्स बताने हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही, एक पैराग्राफ में ही बता देंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इसके क्या क्या रीजंस है। एक लाइन में ब्रीफली आप बताएंगे कि दीज आर द रीजंस दैट ड्यू टू व्हिच क्लाइमेट चेंजेस आर हैपनिंग। पूरा जो मेन एजेंडा है वो बताने का ये है कि आपको यहाँ पर ये बताना है that what things are affecting in human life, ह्यूमन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, दोज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर। ओके मैम, ओके मतलब मैम। बेनिफिट और Alright. इफेक्ट हो रहा है वो भी। हाँ, बेनिफिट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वट एवर थिंग यू हैव टू इंक्लूड, वो आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। And for 5 students, I'm giving you very easy topics, so don't worry about those things कि explain नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है। जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर अप कर देंगे। एंड लेट मी जस्ट डू दिस। यहाँ पर अटेंड भी लेना है, 1 मिनट रुक जाइए। 17 to 25 टॉपिक बहुत ज्यादा। यस, दे दीजिए मैम कि व्हाई डिड यू ज्वाइन सीवेज, ये भी तो। वो आपका बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, आपके रीजन जो भी हैं दैट आर वेरी पर्सनल, तो वो हम स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं, वो हम बाद में रख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े इजी से रखना चाहूंगी मैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सनल थिंग्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि पर्सनल थिंग्स आप किस तरह शेयर करते हैं उसका एक एजेंडा होता है। ठीक है, वो आपको जानना है, आप हर चीज यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स कि क्या आप यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। थर्टी थ्री एंड 34 to 41। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप लोग को ये जो टॉपिक दे रही हूँ जो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर 2 to 48 ही है ना आपका लास्ट रोल नंबर तक, Yes, फॉर ma'am. 5 स्टूडेंट। Yes, हाँ, ma'am. तो आप
आपका यहाँ जो टॉपिक है ये बहुत ही लार्ज पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट डाउन दोस थिंग्स एंड इम्प्रोवाइज इट, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे जिसमें आप सिर्फ एक पैराग्राफ में, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ व्हाट, ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट, आप एक पैराग्राफ में बताएंगे कि ये सारी जो चीजें हैं इसमें क्या परेशानी हो सकती है या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीजें आ सकती हैं, इनको कैसे सोल्यूशन किया जाए, ब्रीफली आपको यहाँ पर बताना है। एंड माइंड यू यहाँ पर सभी लोग जो हैं, 444 स्टूडेंट, 445 स्टूडेंट, दोनों को बता रही हूँ, प्लीज डू नॉट सर्च द होल टॉपिक ऑन गूगल, क्योंकि उसके वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, आपको रिसाइटेशन में प्रॉब्लम होगी। खुद से लिखने का कोशिश करिए, आप गूगल से डाटा निकाल सकते हैं लेकिन आप फॉर्म करेंगे स्पीच अपने वर्ड्स में, ठीक है। Yes. Now, does anyone having any doubt? No, ma'am, time is over. Yes. Give me a minute and let me keep this for record purpose also. मेरे पास भी ये रहना चाहिए जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ताकि आप लोग ये ना बोलो कि यहाँ पर बताया नहीं गया था, ये नहीं किया क्या, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। Let me just keep this Ma'am, topic here. attendance, ma'am. Attendance, don't worry about that. Attendance आपका मैं लिंक से निकाल लूंगी। मैम नेक्स्ट क्लास में इसको बोलना है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बोलना नहीं है, एटलीस्ट आप लिख के लेके आइए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप रेडी हैं तभी आप तो डिलीवर ऑफलाइन करेंगे। अगर में आपको थोड़ी कराएंगे ऑफलाइन मैम, आप लिख के ऑफलाइन मुझे थोड़ी है। सुनाइएगा, यहाँ पर नहीं है बच्चे, आपको यही सुनाना होगा, मुझे बताना होगा कि आपने कितना लिखा है और क्या ओके मैम। क्या चीजें आपने इंक्लूड की, ठीक है, और कितने ओके ड्यूरेशन का हो रहा है वो। मैम किसी Yes. एक बार ही ना कि सब पे? बच्चे रोल नंबर देखिए ना, आपका रोल नंबर किस ग्रुप में है, लगता यहाँ है पर अभी जो ज्वाइन 1 हुआ to है। 8। ओके अच्छा, मैम, व्हाटएवर, ओके आई विल सेंड दिस ऑन योर पीडीएफ, ठीक है। यस,